गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू एम वाइब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफेंस फिजिक्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओम्स लॉ। अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो एनडीए एग्जाम में हर साल यानी हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सिंपल इसी टॉपिक से। यानी जो ओम्स लॉ है ये बहुत ही बेसिक लॉ है और इससे रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसीलिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और इसको समझिएगा। इसको हम आज के इस वीडियो में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है जॉर्ज साइमन ओम से। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट ने 1828 में एक रिलेशन दिया था किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और उस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज के बीच में। ठीक है, अब यहां पर हम कंडक्टर एक पहले मान लेते हैं। हमने एक रजिस्टर लिया। रजिस्टर को हम सब जानते हैं कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक रजिस्टर डिवाइस है। ठीक है, ये 2 टर्मिनल डिवाइस होती है। इसका एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। एक टर्मिनल इधर अगर हमने करंट आई फ्लो दिखा दी तो इसका मतलब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब यहां पर ये पॉजिटिव दिखाएंगे, जहां पर करंट एंटर करती है वो पॉजिटिव होता है और जहां से करंट निकलती है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये करंट कहां से आ रही होगी, तो ऑब्वियसली हमने यहां पर एक बैटरी लगा रखी होगी। ठीक है, इस तरीके से बैटरी लगी होगी जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल आपका ये वाला है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलती है। ठीक है, इस तरीके से तो ये बैटरी लगी होगी। तो ये पूरा सर्किट बन गया कंप्लीट। अब ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसको हम रजिस्टर बोल रहे हैं यहां पर, और इसकी जो वैल्यू है उसको हम रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। और रेजिस्टेंस इसकी यूनिट ओम होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इन्हीं साइंटिस्ट के ऑनर में इनकी यूनिट को रखा गया था। मतलब जो रजिस्टर की यूनिट है ओम, वो जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट के ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट के लिए इनकी यूनिट को ओम रखा गया। किसकी यूनिट को? रेजिस्टेंस की यूनिट को। ठीक है, और ओम का ये सिंबल होता है या फिर सिंपली ओम को ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इस कंडक्टर में जो ये करंट फ्लो हो रही है और इस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इन दोनों में रिलेशन दिया था, उसी को ओम्स लॉ कहते हैं। किसने रिलेशन दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। वो रिलेशन क्या है उसको समझते हैं। यानी जितनी भी इसमें जो ये वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस करंट के। यानी जितनी ज्यादा ये करंट होगी उतना ज्यादा ये पोटेंशियल यानी वोल्टेज डेवलप होगा। याद रखना। तो जो वोल्टेज दो कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ है, कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के। तो इसीलिए हम यहां पर B प्रोपोर्शनल I लिखते हैं। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाता है तो यहां पर B बराबर एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल R, तो ये इंटू आई हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कैपिटल आर आ जाएगा। यही जो कैपिटल आर है इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब है यहां से अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वोल्टेज अपॉन में करंट, ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज को आप इंक्रीज करोगे तो करंट यहां पर क्या होगी? उतनी ही इंक्रीज होगी। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। भाई जितनी आपने करंट, मान लीजिए आपने करंट को 2 टाइम्स कर दिया, करंट को 2 टाइम्स कर दिया तो वोल्टेज भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज और करंट का ये जो 2 फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने करंट को 4 टाइम्स कर दिया तो ये वोल्टेज भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 जो फैक्टर है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस यहां पर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ये जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। वोल्टेज किसके अक्रॉस है? ये हमारे पास जो रजिस्टर है, इस या कंडक्टर हम बोल दें, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो वोल्टेज है गाइस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो होने वाली करंट के। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा ये वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक है, तो यहां पर ये ओम्स लॉ क्या कहता है कि इस कंडक्टर में जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर कैपिटल आर आ जाता है,
कैपिटल आर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी यूनिट ओम होती है और उसका सिंबल है ये। ठीक है, अब यहां पर हमने आपको बताया कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो जो डिवाइस इस रिलेशन को फॉलो करती हैं उनको हम ओमिक डिवाइस कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जो डिवाइस इस रिलेशन को फॉलो करते हैं उनको हम ओमिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जो डिवाइसेस या जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इंडक्टर की बात करें, कैपेसिटर की बात करें, तो ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये तीनों जो डिवाइस हैं या तीनों कंपोनेंट हम बोल दें, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर, ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं, इसीलिए इनको हम ओमिक डिवाइस कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये जो हमने आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई, ये हमेशा वोल्टेज अपॉन में करंट होगी और ये हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि जितना करंट फ्लो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, उतना ही वोल्टेज इंक्रीज करेगा, तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसी को हमने बोला रेजिस्टेंस और इसकी यूनिट हमने आपको बता दी ओम। तो दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, ओनली एप्लीकेबल टू ओमिक मटेरियल। अब वो ओमिक मटेरियल कौन होंगे? ओमिक मटेरियल वही होंगे जिनमें वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है ना। अब इनका ग्राफ और देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम गाइस यहां पर वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ देखें, हमने मान लीजिए एक ये y एक्सिस पे हमने y एक्सिस पे वोल्टेज कंसीडर कर लिया और x एक्सिस पे हमने करंट ले ली, तो ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, हमें पता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, अगर हमने x एक्सिस पर करंट ले लिया किसमें? एम्पियर में, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और y एक्सिस पर हमने वोल्टेज ले लिया किसमें? वोल्ट में। ठीक है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। तो इसका जो रिलेशन है वो लीनियर होगा, मतलब इसका जो ग्राफ है गाइस वो इस तरीके से लीनियर ग्राफ बनेगा, इस तरीके से लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। तो ये लीनियर ग्राफ होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ। वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ है वो लीनियर होता है। तो ये ओम्स लॉ को ऑबे कर रहा है। ठीक है, ये ओम्स लॉ को ऑबे कर रहा है। हमेशा जो डिवाइस ओम्स लॉ को ऑबे करेंगी तो उनको हम ओमिक डिवाइस कहेंगे। उनका उसमें जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है वो इस प्रकार से होगा जिससे कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ है वो लीनियर बनेगा। ठीक है, अब इसका जो स्लोप होता है ना गाइस, इसका जो स्लोप है, यहां पे अगर हम थीटा ले लें, ठीक है, तो इसका हम स्लोप क्या निकालते हैं? टेन थीटा। तो ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। टेन थीटा जो होगा वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा स्लोप। ठीक है, अभी हम मैथमेटिकली आपको ऑलरेडी कई चीजों में समझा चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे पास मान लीजिए I1 एम्पियर करंट में V1 वोल्ट का वोल्टेज डेवलप हुआ। ठीक है, फिर हमने यहां पर ले लिया I2 एम्पियर की करंट में मान लीजिए V2 वोल्ट का वोल्टेज डेवलप हुआ। तो फिर रेजिस्टेंस कितना होगा? तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर स्लोप निकाल लेंगे। तो ये क्या है? थीटा होगा। तो टेन थीटा यहां से अगर हम कैलकुलेट करें गाइस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये टेन थीटा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, स्लोप है ना। ये टेन थीटा क्या होगा? स्लोप है ना। टेन थीटा क्या है? स्लोप है। और वो किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के, क्योंकि वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या देगा? टेन थीटा, और वही क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज v2 माइनस v1। ये इतना क्या होगा? v2 माइनस v1, क्योंकि यहां से यहां तक v1 है और यहां से यहां तक v2 है। तो इसका मतलब ये v2 माइनस v1 होगा, उतना ही ये भी होगा v2 माइनस v1। और हमें पता है टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपका I2 माइनस I1। तो इसका मतलब ये V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1 हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। यानी वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ बनता है जाके, किसके लिए? जब कोई डिवाइस ओम्स लॉ को ऑबे करती है या ओम्स लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, तो जब कोई मटेरियल या जब कोई डिवाइस ओम्स लॉ को ऑबे करती है, ओम्स लॉ को फॉलो करती है, तो उसमें जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो हमेशा लीनियर ग्राफ होता है। लीनियर रिलेशन होता है, मतलब जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट के। ठीक है,
तो ये ग्राफ से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी ग्राफ दे देते हैं और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू दे देंगे और पूछ लेंगे आपसे कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप स्लोप कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया सभी को। और जितनी भी ओमिक डिवाइस होती हैं उन सब में वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ होगा वो इसी टाइप का होगा, लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, लीनियर ग्राफ हमेशा ओरिजिन से होते हुए जाता है और वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं गाइस। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है उसको जरा देख लेते हैं। अब अगर हम एक वायर ले लें, एक तार ले लें और उस तार को हमने सीधा कर दिया, एकदम तार को सीधा कर लिया, वायर को सीधा कर लिया, तो आपने देखा होगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। छोटा सा वायर, छोटा सा कॉपर का वायर जब आप देखेंगे तो वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। हमेशा गौर से देखना, छोटा सा जो कॉपर का वायर है, तार जब आप देखेंगे, ठीक है, बिजली का तार, उसमें से कॉपर का, तांबे का तार निकालना और उसको गौर से देखना, बहुत पतला होता है लेकिन वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो उसी तार को हमने यहां पर इतना ले लिया। अब ये हमने इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल वायर लिया गाइस, ये एक सिलिंड्रिकल हमने वायर लिया। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होती है, उसको हमने स्मॉल r मान लिया। तो सिलिंड्रिकल वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a होता है और हमें पता है ये सर्कुलर है यहां पर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये याद रखना, पाई आर स्क्वायर। मतलब जो सिलिंड्रिकल वायर का एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो रेडियस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर डायामीटर के फॉर्म में गिवन होगा, इस डायामीटर के फॉर्म में, तो याद रखना कि एरिया जो हो जाएगा वो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। यानी जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायामीटर के स्क्वायर के। तो ये रिलेशन बहुत काम आने वाले हैं इनसे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, अब इसकी हम लंबाई अगर हम L मान लें, ये L क्या है, L हमने लंबाई मान ली इस कंडक्टर की, इस वायर की। इस वायर की हमने लेंथ को क्या मान लिया, कैपिटल L मीटर मान लिया। ठीक है, और ये जो मटेरियल है ना उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, उसको हमने रो मान लिया। रेजिस्टिविटी एक ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि उसमें करंट फ्लो होने देगा या नहीं होने देगा। मतलब मटेरियल में अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो कम करंट फ्लो होगी, मटेरियल में रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतनी मटेरियल में करंट ज्यादा फ्लो होगी। मतलब याद रखना, रेजिस्टिविटी क्या करती है, मटेरियल में करंट को फ्लो होने का अपोज करती है, करंट को फ्लो होने का अपोज करती है। मतलब किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो का अपोज करे तो वो रेजिस्टिविटी से हम दिखाते हैं, जिसको हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उस मटेरियल में जो करंट फ्लो होगी वो बहुत कम फ्लो होगी, मतलब उस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी, मतलब उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां पर अगर L लंबाई का, L मीटर लंबाई का हमने ये कंडक्टर यानी सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया या सिलिंड्रिकल हमने वायर लिया, जिसकी रेजिस्टिविटी हमने रो से दिखा दिया, जिसका हमने रेडियस स्मॉल r ले लिया, तो इसका रेजिस्टेंस R बराबर रो इनटू में L अपॉन में एरिया, ये हम लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। यानी इस कंडक्टर का जिसकी लेंथ L मीटर है, जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, तो इसका रेजिस्टेंस हम बता सकते हैं R बराबर रो L बाई A। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू इसके क्रॉस सेक्शन एरिया या इसका डायामीटर या इसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। ये बात समझ आ रही है। और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। मतलब रेजिस्टिविटी अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंट मटेरियल है। ठीक है ना, तो मटेरियल अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है। अगर सेम मटेरियल बोल दे तो मतलब सेम रेजिस्टिविटी होगी, अगर अलग अलग मटेरियल बोल दे तो मतलब अलग अलग रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये फैक्टर भी समझ आ गए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, इसको जरा नोट करें सभी स्टूडेंट। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस
ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर का मतलब है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है रो, इस रो से रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टिविटी को। ठीक है, तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर का मतलब होता है कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही है। कंडक्टर की डायमेंशंस का मतलब हो गया कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो ये दो, सॉरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, मतलब मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ आ गए होंगे, बहुत ही जल्दी से नोट कर लें आप सभी। ठीक है ना। यहां पे आपको एक पॉइंट और दिख रहा होगा कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें फॉर्मूले में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। ठीक है, कंडक्टर की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो जितना ज्यादा लेंथ होगी किसी कंडक्टर की, उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। और क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू कम या ज्यादा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। भाई सिंपल सी बात है, जब आप किसी वायर को खींचोगे, जब आप किसी वायर की लेंथ इंक्रीज करोगे तो उसका अपने आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है, वॉल्यूम तो उतना ही है। अगर आप किसी सिलिंड्रिकल वायर की लेंथ को बढ़ाओगे, अगर आप किसी सिलिंड्रिकल वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो वो अपने आप पतला हो जाएगा वायर। वायर पतला होने का मतलब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ाने का मतलब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है किसी वायर की तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिलेशन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो बता दिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो इस बार भी पूछा गया था आपके एनडीए एग्जाम में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हमने समझाए हैं इनको आप नोट करो। डिपेंडेंस ऑन डायमेंशन, यानी जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यही सब अभी आपको हमने समझा दिया है। हमने मान लिया ये हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ हमने L मीटर मान ली। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा ओपन करके देख रहे हैं इस कंडक्टर को, और इसका जो रेडियस है उसको हमने स्मॉल r मान लिया। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा सिलिंड्रिकल होगा, इस तरीके से सिलिंड्रिकल, तो वो हो जाएगा a बराबर पाई आर स्क्वायर, a बराबर पाई आर स्क्वायर। डायामीटर के फॉर्म में लिखोगे तो एरिया आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि डायामीटर डबल होती है रेडियस से। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अगर ये कॉपर का होगा तो कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी, अगर ये लोहे का होगा आयरन का तो आयरन की रेजिस्टिविटी होगी। तो जो भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी हमने रो दिखा दी, रो। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंडक्टर की लेंथ के, पहला पॉइंट। इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, इन दोनों को जो हम कंबाइन कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेंथ अपॉन एरिया के। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं गाइस, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से रेजिस्टेंस बराबर यहां पर आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रो से दिखाएंगे तो रो इंटू एल अपॉन में ए, यही वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये है हमारी रेजिस्टिविटी, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है गाइस। क्या होती है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं। तो किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगी, यानी उस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होगी। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगी, इसका मतलब उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये बात आप सभी को याद रखना है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा अपोज करेगी इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो हो पाएगी, तो मतलब कंडक्टिविटी कम होगी।
ठीक है ना, ये बात आई होप आपको समझ आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब यहां से देखो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सबसे पहले तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टेटमेंट में ऑप्शन दे देते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब हम थोड़ी सी रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये वाला स्लाइड हमने आपको समझा दी है, एक बार आप देख लें, ये सब हमने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये सब बता दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये यहां पर क्या लिखा है, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। रो जो है ना, ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है और इसकी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, और ये प्रॉपर्टी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, हमने आपको बताया कि ये हमारे पास कंडक्टर है, बहुत अच्छे से देखिएगा, ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, एक तार है, एक वायर है कॉपर का मान लो, या किसी भी एल्यूमिनियम का मान लीजिए, किसी मेटल का वायर मान लीजिए, ठीक है। इसकी लेंथ हमने L मीटर मान ली और इसका जो क्रॉस रेडियस है वो स्मॉल r मान लिया, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A हो जाएगा, ठीक है, और वो हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। ओके, मान लीजिए इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा R बराबर रो L अपॉन में A, तो यहां पर लिख देते हैं रो L अपॉन में A। क्लियर हो गया। यहां से हमें R की वैल्यू ये पता चल गया कि R किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब यहीं से अगर आपने रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाली तो वो क्या निकल के आ जाएगी, A को उधर ले जाइए तो R इंटू में A अपॉन में L हो जाएगा कि नहीं। तो फॉर्मूले से तो हमें ये लग रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस पे, और वो डिपेंड कर रही है कंडक्टर के एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और वो डिपेंड कर रही है किस पे, कंडक्टर की लेंथ पे। जबकि ऐसा नहीं है, याद रखिए, यही यहाँ पे ट्विस्ट है, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जानबूझकर कि वो आपको फंसाते हैं। आपको फॉर्मूले से क्या लग रहा है कि जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू एरिया पे, लेंथ पे, इन किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी का मतलब है कि मटेरियल की लेंथ या मटेरियल की क्रॉस सेक्शनल एरिया उन किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी की वैल्यू। रेजिस्टिविटी की वैल्यू मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करती है। अगर दूसरा मटेरियल होगा तो उसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी यहां पर होगी। हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी है। कॉपर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी है, ठीक है, आयरन मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी है, एल्यूमिनियम मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं है, वो फिक्स्ड है। ये बात आपको याद रखनी है। चाहे आप 1 मीटर का एल्यूमिनियम का वायर ले लीजिए, उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वही रेजिस्टिविटी 100 मीटर एल्यूमिनियम के वायर की होगी। ये बात समझ आ रहा है। 100 मीटर वायर की रेजिस्टिविटी सेम 10 मीटर के वायर की रेजिस्टिविटी होगी। मतलब 10 मीटर एल्यूमिनियम का वायर लिया और 100 मीटर एल्यूमिनियम का वायर लिया, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। चाहे आप पतला वायर लो एल्यूमिनियम का, चाहे आप मोटा वायर लो एल्यूमिनियम का, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल की डायमेंशंस मतलब उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। यही क्वेश्चंस आपके एनडीए एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एक मटेरियल पे डिपेंड करती है। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस कैपिटल R बराबर रो L अपॉन A, रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल जो कंडक्टर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, कंडक्टर की मोटाई पे डिपेंड करती है, मतलब उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू है ये कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया और उसका रेजिस्टेंस उन पे डिपेंड नहीं करती है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करेगी और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं। तो यही जो आपकी रेजिस्टिविटी है ना,
किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं, हमारे पास मान लीजिए यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, हमारे पास मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ हम ले लें 1 मीटर। याद रखना हमने इसकी लेंथ ले ली 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, हमने इसकी लेंथ ले ली 1 मीटर और इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले लिया? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया और 1 मीटर की हमने क्या ले ली? लेंथ ले ली। मतलब हमने एक ऐसा कॉपर का वायर लिया जिसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका जरा रेजिस्टेंस लिखें, क्या होगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा R बराबर, या रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखें तो गाइज ये बताओ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी हो जाएगी रो बराबर R इंटू में A अपॉन में लेंथ, यही होगा। तो एरिया की वैल्यू हमने क्या रख दी? 1 मीटर स्क्वायर, तो R इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ की हम वैल्यू क्या रखेंगे? 1 मीटर। तो इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक यानी जो रेजिस्टिविटी है ये क्या आ गई? रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। इसका ये मतलब है कि कोई हम पर्टिकुलर 1 मीटर का, 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अगर हम वायर लेते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। इसीलिए इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कितना? रेजिस्टेंस 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर लेंथ के वायर का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर लेंथ के वायर का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। किसको? रेजिस्टिविटी को। आगे बात समझ में, जिसको हमने प्रूव भी कर दिया यहां पर। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं ना, यही सब आपके एनडीए एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना तो आपको ये मिल जाएंगे। जब हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे बड़े प्यार से। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस और ऐसे पूछे जाते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको। कुछ क्वेश्चंस गाइस ऐसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। हमने आपसे कहा कि हमारे पास ये एक इस तरीके से सिलिंड्रिकल वायर है। इस तरीके से गाइस क्या है? सिलिंड्रिकल वायर है। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी रेडियस हमने R मान ली, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? बार बार हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। और इसकी जो डायामीटर के फॉर्म में एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हो जाएगा A बराबर पाई D स्क्वायर बाई 4। D यहाँ पर डायामीटर है, क्योंकि हमें पता है डायामीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायामीटर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी रेजिस्टिविटी हमने रो मान ली, इसका लेंथ हमने L मीटर मान लिया। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखा R बराबर रो L अपॉन में एरिया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर रो L अपॉन एरिया की जगह क्या हम पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर रो L अपॉन एरिया की जगह क्या हम ये वाला लिख सकते हैं? पाई D स्क्वायर बाई 4। 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हम 4 को यहां लिख दें? ये बात समझ आ रही है सभी को? बताइए, क्या हम 4 यहां पर लिख सकते हैं? क्या हमने यहां पर 4 लिख दिया? ये तो 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे किसके? रेजिस्टेंस के। एरिया के फॉर्म में, रेडियस के फॉर्म में और डायामीटर के फॉर्म में। इसका मतलब है अगर हम मटेरियल को कांस्टेंट, मतलब मटेरियल को हम फिक्स मान लें तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई, और उसकी लेंथ को हम कांस्टेंट मान लें तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब जो हमने कंडक्टर लिया है उस कंडक्टर की लेंथ को हमने कांस्टेंट मान लिया, फिक्स मान लिया, और उस कंडक्टर का जो मटेरियल है वो भी हमने फिक्स मान लिया। तो रो और L फिक्स हो गया, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, अब यहां पर कुछ और पॉइंट देखिए। सेकंड फॉर्मूले से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेडियस के स्क्वायर के? रेडियस के स्क्वायर के।
और तीसरे फॉर्मूले से क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डायामीटर के स्क्वायर के। तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। रेजिस्टेंस की वैल्यू रेडियस यानी जो कंडक्टर है उसकी रेडियस को कम ज्यादा किया तो नया रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं, या फिर कंडक्टर के डायामीटर को कम ज्यादा किया तो नया रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन रिलेशन से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हैं। R1/R2 बराबर अपोजिट रिलेशन है तो ये हो जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन में d1 स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 स्क्वायर अपॉन में R1 स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपको रेडियस गिवन हो तो आप R1/R2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। जब डायामीटर गिवन हो तो R1/R2 बराबर D2/D1 का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और जब भी आपको क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्ट गिवन हो तो आप R1/R2 बराबर A2/A1 ये वाला एरिया रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। बेस्ट कॉन्सेप्ट बता दिया हमने आपको। ठीक है, इनके क्वेश्चंस है ना वो हम आपको कराएंगे अलग वीडियो में, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब जरा यहां पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डबलिंग द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर विल कट द करंट बाय हाफ। क्या ये सही है? अगर हमने आपको बताया कि हमारे पास ये एक रजिस्टर है जिसको हमने कहा था कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अब इस रजिस्टर के दो टर्मिनल है, इसमें मान लो कोई करंट आई फ्लो हो रही है, इसका रेजिस्टेंस हमने R ओम मान लिया। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। और इन दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है उसको हमने V मान लिया। ठीक है, तो रिलेशन हमने आपको क्या बताया कि B प्रोपोर्शनल होता है I के। ये क्या है? ओम्स लॉ है। V बराबर क्या होता है? IR के हो जाएगा। इसका मतलब जो R है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि वोल्टेज अपॉन में करंट होती है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बता दी है। ये क्या है? सब ओम्स लॉ की फॉर्म्स हैं। ओम्स लॉ की एक और फॉर्म बताई हमने, R बराबर रो L अपॉन में A। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसी को जब आप खींच दोगे, ये जो रेजिस्टेंस है इसी को जब आप खींच दोगे तो आपको स्ट्रेट वायर मिल जाएगा सिलिंड्रिकल शेप का, और उसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। ये है सिलिंड्रिकल शेप का वायर जिसकी लेंथ है कैपिटल L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, मटेरियल है रो, तो उसकी हमने रेजिस्टिविटी लिख दी रो। तो इसका रेजिस्टेंस हम लिखेंगे R बराबर रो L/A। ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं ओम्स लॉ की। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना। तो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा वाला ओम्स लॉ है। भाई ये भी ओम्स लॉ है, ये भी और ये भी ओम्स लॉ है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, डबलिंग द वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज को डबल कर दें गाइस, वोल्टेज को अगर आपने डबल कर दिया तो क्या करंट भी डबल हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है भाई, रेजिस्टेंस का, क्योंकि वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट कब आएगा? जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज कम होगा उतना करंट कम होगा। तो यहां पर डबल कर दिया वोल्टेज को तो करंट भी डबल होनी चाहिए। यहां पर क्या बोल रखा? हाफ हो रही है, तो मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बात समझ आई? नोट करें सभी स्टूडेंट। डबलिंग द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर विल कट द करंट बाय हाफ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको आप लोग गलत यहां पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करंट एंड वोल्टेज हैव अ लीनियर रिलेशनशिप और नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ये सब ओम्स लॉ की बात हो रही है। ओम्स लॉ में जो मटेरियल ओम्स लॉ ओबे करते हैं या ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो डिवाइस या जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उसमें करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप क्या होगा? लीनियर रिलेशनशिप होगा। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, तो इसको आप आंसर कर देंगे लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि इसका जो ग्राफ देखेंगे वोल्टेज और करंट का वो लीनियर जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल लगाते हैं। टू वायर A एंड V, ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार ये वाला है। हमने एक वायर लिया A, इस तरीके से एक वायर हमारे पास है गाइस, ये A। ठीक है, टू वायर, इसको नाम दे दिया हमने A, ये A वायर है। और एक गाइस है दूसरा वायर दे रखा है, इसका नाम है V। दूसरा वायर है, इसका नाम है B। ठीक है, और देखिए क्या क्या दे रखा है।
विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस आर मेड अप ऑफ द सेम मेटल। ये दोनों सेम मेटल के बने हैं, तो इसका मतलब हमने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी दोनों के सेम होगी। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। दोनों मान लो एल्यूमिनियम के बने हैं, एज्यूम कर लो एल्यूमिनियम के बने हैं, दोनों तार एल्यूमिनियम के बने हैं, एज्यूम कर लिया, तो रेजिस्टिविटी दोनों की रो रो सेम होगी। ये बात समझ आ रही है? ओके, जो जो दे रखा है पहले उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। टू वायर ए एंड वी विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर ना भी बोलता तो भी हम सर्कुलर मान के चलते, आर मेड अप ऑफ द सेम मेटल। सेम मेटल का मतलब दोनों तार, यानी तार ए और तार बी दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है। ओके, एंड हैव इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ भी इक्वल दे रखी है, तो इसकी भी लेंथ L मान लो, इसकी भी लेंथ L मान लो, दोनों की लेंथ भी इक्वल दे रखी है गाइस। ओके, What the resistance of wire A is 3 times greater than that of the wire B। यानी जो वायर A का रेजिस्टेंस है गाइस, यानी इसको हमने RA से दिखा दिया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमने RA से दिखा दिया, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमने RB से दिखा दिया। तो जो रेजिस्टेंस A है, A तार का, A वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है तार V, वायर V का रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको बहुत ही प्यार से आप नोट कर लीजिए। यहां पर 2 वायर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 वायर है, वायर ए एंड वायर वी। वायर ए की लेंथ और वायर वी की लेंथ दोनों की सेम दे रखी है, तो हमने L मीटर मान लिया। वायर ए और वायर बी दोनों सेम मेटल से बने हैं, तो इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, जिसको हमने रो मान लिया। इतनी बात समझ आई। तीसरा जो दे रखा है स्टेटमेंट कि जो वायर ए है उसका रेजिस्टेंस 3 टाइम्स ज्यादा है वायर बी के रेजिस्टेंस से, तो आर ए की वैल्यू आर बी से 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब आर ए बराबर 3 आर बी दे रखा है। इतनी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, यानी इसकी जो रेडियस है गाइज वो हमने मान ली आर ए, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया की जो रेडियस है, इस वायर की जो रेडियस है उसको मान लिया आर बी। तो आर ए और आर बी का रेशियो आपसे पूछा है, दैट इज आर ए अपॉन में आर बी की वैल्यू पूछी है आपसे, ये वैल्यू पूछी है, निकाल लोगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे, हमें पता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला अब आप यूज करोगे। अब आप यूज करोगे सेकेंड वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, जिसमें रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। यानी ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, ध्यान से देखिए, हमने आपको अभी बताया था रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रखेंगे। ठीक है ना। अब हमें पता है कि पाई क्या है, कांस्टेंट है, इन दोनों वायर का लेंथ कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, या फिर आप ये कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों वायर ए और बी में दे रखे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर ए अपॉन में आर बी बराबर में आर, ये वाला रेडियस स्मॉल आर मतलब रेडियस, तो आर बी का स्क्वायर और अपॉन में आर ए का स्क्वायर। ये किसको किसको समझ आ गया, बस सॉल्व हो गया। आर ए और आर बी की वैल्यू दे रखी है आपको, यहां से देखो आर ए अपॉन में आर बी, इसकी वैल्यू क्या है 3y1। ठीक है, तो यहां पे आप पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो वैल्यू है आर ए आर बी, यहां पे आर बी अपॉन आर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर अलग अलग है तो एक साथ कर दो होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 3y1 के, 3y1 के स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो आर बी अपॉन आर ए कितना आ जाएगा √3/√1, √1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो यहां पे आर ए अपॉन आर बी पूछा है, तो 1 आपका अपोजिट हो जाएगा ये, तो आर ए अपॉन में आर बी क्या 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा किस तरीके से रिलेट किया है, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से। इस न्यूमेरिकल को हमने इसीलिए लिया
ताकि इसमें आपका ये जितना भी फैक्टर्स हैं, जितने भी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, वो सब आपको इसी में समझ आ जाए। ठीक है ना। यहाँ पे डायामीटर का भी रेशियो पूछ सकते थे, तो डायामीटर का रेशियो भी सेम आएगा, यानी DA अपॉन DV 1/√3 ही आएगा, क्योंकि डायामीटर भी, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डायामीटर के स्क्वायर के भी, तो सेम रिलेशन आएगा डायामीटर के लिए। हो सकता है आपसे डायामीटर का रेशियो पूछ लेता, तो इसका जो डायामीटर है वो हमने DA मान लिया A वायर का, और B वायर का जो डायामीटर है वो हमने DB मान लिया, तो इनका भी रेशियो आपका 1/√3 ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में आप याद रखना है, इसकी वैल्यू जो डायमीटर का रेशियो है वो डिफरेंट आएगा। डिफरेंट का मतलब इसका ये है कि डायमीटर डबल होती है ना रेडियस के, डायमीटर रेडियस के डबल होती है, तो यहां पर हमें उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सेम आएगा, रेशियो सेम आएगा। ओके, हम यहाँ पे आर एक जगह क्या रख सकते हैं, आर एक जगह रख सकते हैं DA/2, आरबी की जगह क्या रख सकते हैं DB/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो सेम रेशियो आ जाएगा, तो DA अपॉन DB का रेशियो भी आपका सेम आएगा 1/√3। क्लियर हो गया। ये बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करना, तो आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि हमें फॉर्मूलों को किस तरीके से अप्लाई करना है। और जब हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, थ्योरी समझाएंगे बहुत अच्छे से, जब आपकी लाइव क्लासेस प्रॉपर चलने वाली हैं, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन जो आपके डिफेंस के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ये गारंटी है। ठीक है ना। तो इन आज के इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.